साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा की इस बेहद विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार, मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना नैयर। सुप्रभात शैला, धन्यवाद। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और जिन प्रमुख खबरों पे नया सवेरा पर आज हमारी नजर रहने वाली वो है प्रधानमंत्री आज गुजरात और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात में 85,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। 10 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही अहमदाबाद के साबरमती आश्रम जाएंगे, जहां वहां जुड़ा एक मास्टर प्लान है, उसका भी शुभारंभ करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज। बिल्कुल, और साथ ही साथ उनका राजस्थान का दौरा भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा आज से रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा बहुत सारी खबरें होंगी जो कि बेहद महत्वपूर्ण हैं। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट्स की करेंगे शुरुआत। 10 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। साबरमती में गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का भी करेंगे शुभारंभ। गुजरात के बाद प्रधानमंत्री आज राजस्थान के पोखरण में देखेंगे तीनों सेनाओं के स्वदेशी हथियारों की भारत शक्ति का अभ्यास। रक्षा क्षेत्र में दिखाई देगी देश की आत्मनिर्भरता की तस्वीर। सीएए लागू होने के बाद देश के कई हिस्सों में जश्न का माहौल। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा संविधान निर्माताओं का वादा हुआ पूरा। बीजेपी ने कहा पूरी हुई मोदी की एक और गारंटी। भारतीय स्टेट बैंक को आज निर्वाचन आयोग के पास देना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा, वरना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मानी जाएगी अवमानना। हिमाचल प्रदेश में स्पीकर के फैसले के खिलाफ बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सरकार की ओर से भी कैविएट दाखिल। चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना के बीच तय हुआ सीटों का बंटवारा। वहीं कांग्रेस चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश, राजस्थान पर की चर्चा। दिग्गज नेताओं के इस बार चुनाव नहीं लड़ने की खबर। तेल अवीव में भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से की मुलाकात। बंधकों की रिहाई और मानवीय मदद पर हुई बातचीत। और आज से शुरू हो गया रमजान का पाक महीना। मुस्लिम समुदाय ने रखा पहला रोजा। मस्जिदों में अदा की गई विशेष नमाज। नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। जी हां, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की। तो प्रधानमंत्री आज गुजरात का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास संबंधी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे, जहां पर वो कोशरव आश्रम का उद्घाटन करेंगे और गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च करेंगे। रेलवे के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री 85,000 करोड़ रुपयों से अधिक की कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखने और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करने के लिए अहमदाबाद में डीएफसी के प्रचालन नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री रेलवे कार्यशालाओं, लोको शेड्स, पिट लाइन्स, कोचिंग डिपो, फलटन बारामती नई लाइन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम उन्नयन कार्य की आधारशिला रखेंगे और पूर्वी डीएफसी के न्यू खुर्जा से साहनेवाल खंड और पश्चिमी डीएफसी
वेस्टर्न डीएफसी के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, अहमदाबाद के न्यू मकरपुरा से न्यू घोलवड खंड के बीच समर्पित माल गलियारे के 2 नए खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद, मुंबई सेंट्रल, सिकंदराबाद, विशाखापत्तनम, मैसूरू डॉक्टर एमजीआर सेंट्रल, पटना लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी पटना, पुरी विशाखापत्तनम, लखनऊ देहरादून, कलबुर्गी सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु, रांची वाराणसी, खजुराहो दिल्ली के बीच 10 नई वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री 4 वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री आसनसोल और हटिया, तिरुपति और कोल्लम स्टेशन के बीच 2 नई यात्री ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न स्थानों न्यू खुर्जा जंक्शन, साहनेवाल, न्यू रेवाड़ी, न्यू किशनगढ़, न्यू घोलवड और न्यू मकरपुरा से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन पर बने 50 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 51 गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 80 खंडों में 1045 किलोमीटर स्वचालित सिग्नलिंग राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 2646 स्टेशन पर रेलवे स्टेशनों की डिजिटल कंट्रोलिंग भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही रेल यात्रियों और जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री 35 रेल कोच रेस्टोरेंट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री देश भर में फैले 1500 से अधिक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 975 स्थानों पर सौर ऊर्जा संचालित स्टेशन भवन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री साबरमती में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का भी शुभारंभ करेंगे। 12 मार्च का जो एक प्रतीक है और उसी निमित्त बना के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। और वैसे भी देखे तो साबरमती आश्रम का जो इतिहास देखे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो बात देखे तो उसमें पूरा दांडी यात्रा या सॉल्ट सत्याग्रह का बहुत बड़ा महत्व है। इस मास्टर प्लान के तहत आश्रम के वर्तमान 5 एकड़ क्षेत्र को 55 एकड़ तक विस्तारित किया जाएगा। 36 वर्तमान भवन का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा, जिनमें से गांधी जी का निवास स्थान हृदय कुंज सहित 20 भवनों को संरक्षित किया जाएगा। 13 का जीर्णोद्धार किया जाएगा और 3 का पुनरुद्धार किया जाएगा। प्रधानमंत्री का मानना है कि जिस तेजी के साथ भारत विकास कर रहा है, रेलवे में भी वही रफ्तार रहनी चाहिए और उसका फायदा आम लोगों को मिलना चाहिए। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत भी करने जा रहे हैं हरी झंडी दिखाकर, जो देश के अलग अलग हिस्सों से चलेंगी। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर चाहे सुविधा की बात हो, रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्रों की बात हो, ऐसी तमाम योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री अहमदाबाद से करने जा रहे हैं। युवराज सिंह, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। तो प्रधानमंत्री आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां प्रधानमंत्री कई विकास की सौगात आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से, नीरज सिंह। नीरज, सुप्रभात। आपसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले, आज 12 मार्च का दिन है और 12 मार्च के दिन गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी और आज प्रधानमंत्री जब साबरमती आश्रम जाएंगे तो यहाँ जो साबरमती आश्रम स्मारक है उसके जीर्णोद्धार के लिए कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे आज प्रधानमंत्री। देखिए, बिल्कुल, और हम ये कह सकते हैं भावना कि प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। और आपने देखा भी है कि अहमदाबाद के अंदर तमाम वीआईपी यहाँ पहुंचते हैं तो साबरमती स्थित गांधी आश्रम जरूर जाते हैं। आपने देखा होगा कि शिंजो अबे यहाँ पर पहुंचे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर पहुंचे हैं, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आए, इसके अलावा और भी वीआईपी पहुंचे। तो अब जब एक मास्टर प्लान तैयार हुआ है तो अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ जो लोग वहां पर जाने वाले हैं उनको सुविधाएं भी मिलेगी। और इसके अलावा आप अगर देखें कि 55 एकड़ में पूरा उस परिसर को संरक्षित किया गया है। आश्रम की जो आत्मा है उसको ध्यान में रखते हुए आधुनिक पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार किया जाएगा। और खुद प्रधानमंत्री इस पर लगातार विचार भी करते रहे और देखती भी रहे और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री उस मास्टर प्लान की शुरुआत करेंगे, वहां पर भूमि पूजन होगा। और आप देखें कि 85,000 करोड़ से ज्यादा के जो रेल प्रोजेक्ट है उसकी भी शुरुआत प्रधानमंत्री यहाँ पर करने जा रहे हैं। और इसका जो फायदा है
वो देश के लोगों को मिलेगा। रेलवे की जो रफ्तार अगर बढ़ेगी तो हमारा जो भारत है उसकी भी रफ्तार बढ़ेगी, और इसके साथ साथ जो आम लोग हैं वो भी तेजी के साथ अपने कामों को कर पाएंगे। यानी कि नीरज ये कह सकते हैं कि आज का दिन इस लिहाज से तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन साथ ही साथ विकास को एक नई रफ्तार देने के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, अगर आपको विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत के सपने को पूरा करना है तो आपको अपनी नीति उसी तरीके से रखनी होगी, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जब 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं तो उसी के अनुसार नीतियां बनाते हैं और उन्हीं नीतियों का क्रियान्वयन भी करते हैं। आप देखें कि किस तरीके से कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया है। आज 10 वंदे भारत जो ट्रेन है उनको हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री रवाना करेंगे, जो देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएगी। यानी कि आपके ट्रांसपोर्टेशन में भी गति आएगी, और ये जो गति है वो भारत के विकास में भी तेजी से गति देगा। यही कारण है कि आज का दिन महत्वपूर्ण है और 85,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना है। और इसके साथ साथ ही आप अगर देखें कि योजना को किस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर जो स्टेशन है 50 से ज्यादा स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र है वो स्थापित किए जाएंगे। जो भी यात्री वहां से गुजरेगा तो वो सस्ती दवाइयां ले सकता है अगर उसे किसी तरह की परेशानी होती है। इसके अलावा आधारभूत जो ढांचा है रेलवे का उसको भी विकसित किया जाएगा, जिसका फायदा आम लोगों को होगा। तो उस लिहाज से अगर देखें तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, न केवल रेलवे के लिए, आप देखें गांधी आश्रम के लिए भी। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर हम भारत को तेजी से विकसित करना अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए सबका साथ सबका प्रयास की भी जरूरत होगी, और हमें ऐसी नीतियां बनानी होंगी ताकि भारत को 2047 तक हम विकसित भारत बना सकें। जी नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज, इतनी तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। नया सवेरा में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 9 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के पोखरण का दौरा करेंगे, जहां वो सेना के तीनों अंगों के संयुक्त अभ्यास के प्रदर्शन को देखेंगे। भारत शक्ति नाम के सेना के संयुक्त अभ्यास में देश की शक्ति और क्षमताओं का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। भारत शक्ति अभ्यास में देश की शक्ति के प्रदर्शन के रूप में स्वदेशी अस्त्र प्रणालियों और प्लेटफॉर्मों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी, जो देश की आत्मनिर्भरता पहल पर आधारित है। ये भूमि, वायु, समुद्र, साइबर तथा अंतरिक्ष कार्य क्षेत्रों में खतरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की संपूर्ण क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले यथार्थवादी समन्वित मल्टी डोमेन प्रचालनों का अनुकरण करेगी। अभ्यास में भाग लेने वाले प्रमुख उपकरण और अस्त्र प्रणालियों में भारतीय सेना के कई हथियारों के साथ साथ T-90 टैंक, धनुष और सारंग गन सिस्टम, आकाश अस्त्र प्रणाली,
लॉजिस्टिक्स ड्रोन, रोबोटिक म्यूल्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तथा मानव रहित हवाई वाहनों की एक श्रृंखला शामिल है, जो उन्नत जमीनी युद्ध कला और हवाई सर्वेक्षण क्षमताओं को प्रदर्शित करेगी। भारतीय वायुसेना हवाई श्रेष्ठता तथा हवाई प्रचालनों में बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाले स्वदेशी रूप से निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर तथा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टरों को तैनात करेगी। जो हमारी इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट है, जो कि भारत में बनी है इक्विपमेंट, उससे हमें क्या काबिलियत हासिल हुई है उसको दर्शाना। और ये इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट तीनों सर्विसेज की, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किस तरह से एक इंटीग्रेटेड तरीके से, एक सामूहिक तरीके से अप्लाई की जा सकती है, एम्प्लॉय की जा सकती है युद्ध क्षेत्र के अंदर, उसको दर्शाया जाएगा। भारत शक्ति वैश्विक स्तर पर स्वदेशी क्षमता को दिखाने का प्रयास है। युद्धाभ्यास प्रदर्शन के माध्यम से स्वदेशी क्षमता और वैश्विक स्तर पर किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तीनों सेनाओं की क्षमताओं का प्रदर्शन करने का प्रयास किया जा रहा है। तीनों सेनाओं की इस लाइव फायर एंड मैन्यूवरिंग एक्सरसाइज के तहत तेजस लड़ाकू जहाज, आकाश और पिनाका मिसाइल सिस्टम, नामिस और नौसेना का वो तमाम आधुनिक हथियार जो भारत में बना है, वो यहाँ इस युद्धाभ्यास में मौजूद है। मकसद बिल्कुल साफ है, पूरी दुनिया में हमारे दोस्तों और दुश्मनों दोनों को बाखबर कर देना कि भारत स्वदेशीकरण के जरिए सशक्तिकरण की ओर बढ़ चला है। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज, पोखरण। और पोखरण से ही हमारे सहयोगी संवाददाता विशाल बेरिस्टो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुप्रभात विशाल आपको। और देखिए, हर क्षेत्र में हम लोग आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, रक्षा क्षेत्र भी अब पीछे नहीं रहा है और रक्षा क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भरता का झंडा गाड़ रहे हैं। सेना के शौर्य और जज्बे को हम सब सलाम करते हैं और ये जज्बा तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब हमारे जो वेपन्स हैं वो अपने ही देश में निर्मित होते हैं। इसी की कहीं ना कहीं एक बानगी प्रस्तुत कर रहे हैं हम। बिल्कुल शैला, आपने ठीक फरमाया। और मैं आपको बता दूं कि पोखरण जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है। और अभी कुछ दिनों पहले मैं तवांग में था, जहाँ पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर जो भारत की सबसे बड़ी टनल है, उसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर उसको देश को समर्पित किया। और वो भी जो टनल है वो हमारी सेनाओं के लिए बनी है, ताकि उनको ईयर राउंड एक्सेस मिल सके, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। और अब बर्फ से निकलकर, हिमालय से निकलकर वो आएंगे रेगिस्तान थार के। और यहाँ पर भी तीनों सेनाओं का जो प्रदर्शन है वो पहली बार होने जा रहा है। लाइव फायर और मैन्यूवर एक्सरसाइज ये अपने आप में इसलिए अनूठा है क्योंकि यहाँ पर उन हथियारों को प्रदर्शन किया जा रहा है जिनको स्वदेश में बनाया गया है। और जो इसका मोटो है वो है स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण की ओर। तो ये अपने आप में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जो प्रदर्शन है वो बहुत अनूठा है। और यहाँ से जो मैसेज आने वाला है, न सिर्फ हमारे पड़ोसी देश पर की तरफ जाएगा, बल्कि उन तमाम मुल्कों की तरफ जाएगा जो भारत को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और भारत बहुत जल्दी जो मिशन है वो ये है कि भारत जो है इंपोर्टर की जगह एक्सपोर्टर बने, हथियारों को एक्सपोर्ट करने वाला, और वो भी मेड इन इंडिया। विशाल, कहीं ना कहीं ये भी है ज़रूरी कि स्वदेशी वेपन्स का जिस तरीके से आज प्रदर्शन होगा तीनों सेनाओं के जरिए, अपने आप में आत्मनिर्भरता की अवधारणा को अंकित करता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने भावना, क्योंकि जो ये हम हथियार इंपोर्ट करते हैं, इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए, उसमें हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है बहुत बड़ी मात्रा में वो खर्च होती है। इसके अलावा अब वक्त बदल गया है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है। अब अपने लोगों को कैसे ट्रेन करना है, अग्निवीर योजना कहते हैं, जो लोग आ रहे हैं उनको हम कैसे ट्रेन कर रहे हैं। हमारे बड़े बड़े जहाज जो हैं उनको, जैसे मान लीजिए रफाल है या कोई भी जहाज है, उड़ने से पहले उसको टेस्ट करना है। उसके इक्विपमेंट्स भी हमें बाहर से मंगाने पड़ते हैं। रफाल के लिए अलग आएगा, सुखोई के लिए अलग से आएगा। तो अब ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं जो एक ही टेस्टर है वो सभी जहाजों में काम करेगा और कोई भी खामी उड़ने से पहले बता देगा। इसके अलावा नेवी ने भी अपना पूरा सशक्तिकरण दिखाया है, उन्होंने भी अपने इनोवेशन किए हैं। एयरफोर्स
से कल हमारी बात हुई है, उन्होंने भी बताया कि हम बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो हमने बनाए हैं, लेकिन 11 चुनिंदा इक्विपमेंट्स को और वेपन्स को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया, जिसको प्रधानमंत्री आज देखेंगे। उसके अलावा एक बहुत जबरदस्त शो यहाँ पर होगा फायर पावर का, जिसमें हमारा एयरफोर्स का तेजस भाग ले रहा है। तो ये जो गूंज है धमाकों की, वो पूरी दुनिया में जाने वाली है और मकसद बिल्कुल साफ है, 2047 की तरफ निशाना है और वो है आत्मनिर्भर। बिल्कुल, ये 2037 की तरफ जो निशाना है वो है आत्मनिर्भर, और इस आत्मनिर्भरता की दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री समय समय पर सैनिकों के बीच में पहुंचते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। आज भी प्रधानमंत्री वहां मौजूद होंगे और तमाम ये जो प्रदर्शनी है उसे देखेंगे। भारत किस तरह से शौर्य की गाथा लिख रहा है, आत्मनिर्भरता सशक्तिकरण की गाथा लिख रहा है, उसका जायजा लेंगे। फिलहाल रुख करते हैं अगली खबर का। देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया है। लोकसभा चुनावों से पहले अपना एक बड़ा वादा पूरा करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया पूरी कर दी है। गृह मंत्रालय ने इसके लिए कल अधिसूचना जारी कर दी। ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। लंबे समय से भारत में शरण लेने वालों को इससे एक बड़ी राहत मिलेगी। तो सीएए से नागरिकता हासिल करने की प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो नागरिकता पाने का आवेदन ऑनलाइन होगा। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदकों को नागरिकता पाने के लिए अपना वो साल बताना होगा जब वो भारत में आए थे। आवेदन करने के बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को नागरिकता दी जाएगी। आपको याद होगा कि सीएए जब संसद में पास हुआ था तब काफी विवाद हुआ था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ही साफ कर दिया था कि ये नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं। आइए आपको सुनाते हैं संसद में दिया गया वही बयान। जो मैं बिल लेकर आया हूं वो पॉजिटिव डायरेक्शन के आधार पर धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शरण में लेने का बिल है, उनको नागरिकता देने का। मान्यवर यहाँ कहा कि मुस्लिमों के अधिकार ले लिए, इस बिल ने किसी मुस्लिम के अधिकार नहीं। हमारे एक्ट के मुताबिक कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है। ढेर सारे लोगों को नागरिकता दी भी है और ढेर सारे लोगों को भविष्य में भी मिलेगी। नियमों के अनुसार एप्लीकेशन करेंगे, ये सबको मिलेगा। तो सीएए को लेकर जहां देश के अलग अलग हिस्सों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहीं दिल्ली के मजनू का टीला पर पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदुओं में इस कानून को लेकर जबरदस्त खुशी का माहौल है। सरकार की घोषणा के फौरन बाद संवाददाता ऋषि कुमार ने यहां का जायजा लिया। केंद्र सरकार द्वारा सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इस समय हम मौजूद हैं मजनू का टीला पे, जो पाकिस्तान के लोग यहाँ पर शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे और लंबे समय से इनकी मांग थी कि इन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए, लेकिन अब इनकी मांग पूरी हो चुकी है। और सीए की नोटिफिकेशन के बाद ये लोग क्या सोचते हैं, इनसे जानते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, ये यहाँ पे सिद्ध हो गया है। ये बेटी नागरिकता है, इसका जन्म हिंदुस्तान के अंदर हुआ है और ये खुशकिस्मत है, इसकी बदौलत ये सभी लोगों को यहाँ नागरिकता मिलने जा रही है। हम धन्यवाद करते हैं। अब बात करते हैं कि इस बेटी का नाम आपने नागरिकता रखा है। पहले बिल पास हुआ था, इनका नाम हमने नागरिकता रखा, बड़ी खुशी की बात थी। उसी दिन से हमें भी नागरिकता नहीं मिली, फिर सब लोग हमारे घर से बोलते थे नागरिकता नागरिकता, तो बड़ा याद कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं पाई। आज हमें मिली है, बहुत खुश है। हमें इतने खुश हैं, जो हमें फांसी लगती है ना उसका फंदा निकल जाता है ना, इतने हम खुश हैं। मुझे तो बड़ी खुशी हुई, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने सीएए को पास किया है। और उसके बाद जो हमारे जो पाकिस्तानी में रहते थे हिंदू भाई, ये हमारे हिंदू भाई है, इनको हम भारतीयों से पहचानेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे ये पाकिस्तान से ये हमारे भारतीय। इन्होंने बड़े कष्ट देखे हैं। मैं मोदी जी से ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी हिंदू भाई उधर है तो उन्हें हमारे देश में उनको जगह दी जाए, उन्हें बुलाया जाए। तो आपने देखा कि लोगों के बीच में खुशी ऐसी है कि जिसको बयां करना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे लोग जो दूसरे मुल्क से आकर, खास तौर से ऐसे मुल्क जो पहले कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, उन लोगों को अपने ही मुल्क में आकर नागरिकता का जो अधिकार अब मिलने जा रहा है,
बेहद महत्वपूर्ण ये है कि अब उनको इंसानियत के नाम पर वो सभी चीज़ें मिलेंगी भारत सरकार की तरफ से जो एक भारत के नागरिक को मिलती है। कैमरामैन नवीन के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार ये खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया। मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और ब्रेक से जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू हो जाने के बाद से अब देश के कई हिस्सों में जश्न का माहौल है और हमारे संवाददाता शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से नागरिकता पाने का जो एक कानून है उससे प्रावधान किस तरीके से बदल जाएंगे और साथ ही साथ जो संघर्षशील अल्पसंख्यक थे उनके भविष्य को सुरक्षित करने में ये कानून अब कितना महत्वपूर्ण साबित होगा? भावना, देखिए, जैसे ही कल अधिसूचना जारी की गई और ये खबर आई कि नागरिकता संशोधन कानून ये अब लागू होने जा रहा है, प्रभावी होने जा रहा है, देश भर से जो हमने तस्वीरें देखी, किस तरह से लोग पटाखे फोड़ रहे थे, खुशियां मना रहे थे और वो तस्वीरें उनके चेहरे ही बता रहे थे कि कितना लंबा इंतजार करना पड़ा है। अब से थोड़ी देर पहले मजनू का टीला में हमारे संवाददाता ने दिखाया भी कि किस तरह से लोग खुशी थे, बहुत लंबे इंतजार के बाद अब उन्हें नागरिकता मिलने जा रही है। हम दर्शकों को फिर से समझाना चाहेंगे कि ये है क्या कानून। बहुत स्पष्ट तौर पर इस कानून में कहा गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जिनको प्रताड़ना सहने की वजह से जो भारत में शरण लिए हुए हैं, एक निश्चित तारीख से पहले वो भारत में आए हुए हैं, उनको शरण दी गई है, ऐसे 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। इसमें हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं। तो ये जो 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनको जो भारत में शरण लिए हुए हैं, प्रताड़ना की वजह से आए हुए हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। और इसकी वजह से हम जानते हैं कि ये बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि लंबे समय से ये शरणार्थी मांग करते रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में 2019 में इस बात को कहा गया था, यानी वादा किया गया था कि दोबारा सरकार बनने पर नागरिकता कानून लागू किया जाएगा। और ये एक और गारंटी, जिसे मोदी की गारंटी बीजेपी और तमाम सरकार के लोग कह रहे हैं, वो पूरी की गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है उस लिहाज से। दूसरी बात यह है कि क्या बदलेगा, उन शरणार्थियों के लिए अब भारत की नागरिकता मिल जाएगी जब वो तय प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उनके एप्लीकेशन की जांच होगी, उसके बाद वो सभी सुविधाएं एक तरह से जो भारत के नागरिक को मिलती है वो उनको मिल सकेगी, जो अभी तक नहीं मिलती थी। तो उनके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। और हम जानते हैं कि ये जो एक पूरा एक तरह से कहें कि ये जो विचार है ये कोई आज का नहीं है। बहुत पहले जब हम देखें, जब देश का बंटवारा हुआ उसके बाद से ही ये कहा जा रहा था कि कहाँ जाएंगे वो धार्मिक अल्पसंख्यक अगर उनको पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान में प्रताड़ना सहनी पड़ती है। तो तब से जो एक मांग थी वो अब मोदी सरकार ने पूरी की है। पहले बिल पारित किया संसद के दोनों सदनों से, और अब उचित समय पर, जैसा सरकार कह रही है,
कि उसे लागू किया गया। बिल्कुल, और ये भी दर्शाता है कि सरकार जो कहती है वो करती है। तमाम अपने वादों को, इरादों को पूरा करके दिखाया है, अपनी गारंटियों को पूरा करके दिखाया है केंद्र की मोदी सरकार ने, और ये इस प्रतिबद्धता को भी जाहिर करता है कि हम जो बात कहते हैं वो बस हवाई नहीं होता है, बल्कि वो हम उसे सच साबित करके दिखाते हैं। तो इस नागरिकता कानून के आने से जो हमारे देश में 3 देशों के अल्पसंख्यक थे, उनको कहीं ना कहीं जो नागरिक अधिकार थे वो मिलेंगे, उनका वोटर कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, बहुत सारी सुविधाओं का उन्हें फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के, दर्शकों से ये अपडेट साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बड़ा फैसला देते हुए धार स्थित भोजशाला के एएसआई सर्वे के आदेश दिए हैं। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा हाईकोर्ट के इस मामले में आवेदन दिया गया था। अदालत ने 6 सप्ताह में सर्वे रिपोर्ट पेश करने को कहा है। प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सोमवार को धार जिले की भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे के आदेश दिए हैं। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई थी कि मुसलमानों को भोजशाला में नमाज पढ़ने से रोका जाए और हिंदुओं को नियमित पूजा का अधिकार दिया जाए। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए एएसआई के निदेशक या अतिरिक्त निदेशक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन करने और 6 सप्ताह के भीतर अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। इस एएसआई सर्वे में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के माध्यम से सर्वे होगा, एक्सकेवेशन होगा और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होगी दोनों पक्षों की मौजूदगी में। और साथ ही साथ कोर्ट ने 5 मेंबर की टीम बनाई है और ये कहा है कि विद इन 6 वीक्स 6 हफ्ते के अंदर कोर्ट के सामने इस एक्सपर्ट कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। और ये भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इसलिए मैं माननीय इंदौर हाईकोर्ट के इस ऑर्डर का वेलकम करता हूँ और हमारे एक आर्गुमेंट को माननीय न्यायालय ने मान लिया। भोजशाला के एएसआई सर्वे को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के फैसले का समाज ने स्वागत करते हुए खुशी जताई। याचिका में जांच के जो आदेश हुए उससे हमारे को उत्साह है और अब लग रहा है कि आगे भी सरकार या प्रशासन हाई कोर्ट वो हमारे पक्ष में निर्णय देगी, जिसके कारण आगे पूजा अर्चना होगी। जिस प्रकार अयोध्या मथुरा काशी सर्वे के आधार पर आज मंदिर सिद्ध हो चुके हैं, उसी प्रकार भोजशाला भी सर्वे के बाद निश्चित ही मंदिर सिद्ध होगा। धार में खुशी की लहर है, हिंदू समाज में मिठाई बट रही है, पटाखे फूट रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि खुदाई में हिंदू समाज के पक्ष में ही फैसला जाएगा। माना जाता है कि परमार राजवंश के राजा भोज ने धार में भोजशाला की स्थापना की थी। भोजशाला को सरस्वती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को बाद में यहाँ के मुस्लिम शासक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। इसके अवशेष अब भी प्रसिद्ध कमाल मौलाना मस्जिद में देखे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, सुप्रभात। भोजशाला का ये जो विवाद है ये आज का नहीं है, सदियों पुराना है। पहले से ये सरस्वती मंदिर कहा जाता था इसको, और लेकिन बाद में इसमें नमाज की भी अनुमति दे दी गई। लेकिन क्लैश तब उत्पन्न हुआ जब नमाज और पूजा एक ही दिन पड़ी, तो ऐसे में ये विवाद उत्पन्न हुआ और विवाद जो है इतना आगे बढ़ा। और अब जो है जब एएसआई सर्वे की अनुमति दी गई है तो एक खुशी की लहर लोगों में दौड़ी है कि यहाँ पर कुछ सकारात्मक निकल सकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं शैला। और चूंकि कल एक बड़ा निर्णय इंदौर हाई कोर्ट ने की, इंदौर खंडपीठ जो है उसने दिया है। हालांकि अगर देखें तो 2 दिन तय होते हैं। आज मंगलवार का दिन है, तो मंगलवार का दिन हिंदू पक्ष को वहां पर पूजा करने के लिए तय किया गया है। कई वर्षों से हिंदू पक्ष जो है वो मंगलवार के दिन वहां पूजा करता है। और उसके बाद जुमे की नमाज जो होती है, यानी कि शुक्रवार की जो नमाज होती है, वो मुस्लिम पक्ष को वहां नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाती है। लेकिन हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस जो है, हिंदू पक्ष जो है, वो लंबे समय से ये मांग कर रहा जी आदित्य, टाइटल को लेकर एक विवाद था। उन्होंने एक याचिका ये लगाई है कि क्या ये मंदिर है, इसके टाइटल को लेकर आवेदन दिया था कोर्ट में। और कोर्ट ने इसको लेकर एक सर्वे के लिए अब एक समिति गठित कर दी है। 5 सदस्यीय समिति होगी जो 6 हफ्ते के भीतर जो है वो कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जीपीएस और जीपीआर तकनीक के साथ अगर देखें शैला, तो इसका पूरा सर्वे किया जाएगा और पूरा वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी। और दोनों ही पक्ष अगर देखें
इस तरीके से हमने ज्ञानवापी में भी देखा। हो सकता है कि दोनों ही पक्ष जो है वो वहां पर मौजूद हो। हालांकि अभी एएसआई के जो हमारे सूत्र हैं उनसे हमारी बात हुई तो अभी ये शायद तय नहीं हो पाया है कि कब से सर्वे शुरू होना है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द सर्वे होगा। लेकिन शैला, मेरे हाथ में एक कागज है, मैं चाहूंगा कि आपको इस कागज को दिखाऊं और इसमें मैंने कुछ चीजें हाईलाइट की हैं। दरअसल ये जो है ये सरकारी वेबसाइट जो है मध्य प्रदेश शासन की और सरकार की अगर देखें जो एनआईसी के द्वारा बनी हुई है, इस सरकारी वेबसाइट पे डेटा क्या कहता है, वो ये कह रहे हैं कि इस भोजशाला या सरकारी मंदिर जिसे बाद में यहाँ के मुस्लिम शासक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था, उसके अवशेष अभी भी प्रसिद्ध कमाल मौलाना मस्जिद में देखे जा सकते हैं। साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि इन शिलाओं में कर्मावतार या विष्णु के मगरमच्छ अवतार के प्राकृत भाषा में लिखित 2 स्रोत उत्कीर्ण हैं, 2 सर्पबंध स्तंभ शिलालेख जिसमें एक पर संस्कृत वर्णमाला और संज्ञाओं और क्रियाओं के मुख्य अंतःकरण को समाहित किया गया है। साथ ही इसमें कोई संशय नहीं है कि यहाँ राजा भोज का महाविद्यालय या सरस्वती मंदिर था जिसे उनके उत्तराधिकारों द्वारा विकसित किया गया है। अंत की 2 लाइन में आपको बताऊं, ये शाला जिसकी भोज द्वारा स्थापना की गई और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा संरक्षित किया गया, इसे 14वीं सदी में एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। ये मूल रूप से सरस्वती मंदिर थी जो कवि मदन ने उनके नाटक को संदर्भित किया है। देवी सरस्वती की प्रतिमा वर्तमान में लंदन के संग्रहालय में है। ये दस्तावेज का जो सरकार का दस्तावेज है, ये वेबसाइट है उसका दस्तावेज है और यही वो एक बहुत बड़ी आधार है, वजह है जिसको हिंदू पक्ष ने कोर्ट में रखने की कोशिश की है। अब सर्वे होगा और सर्वे के बाद तथ्य जो होंगे वो निकल कर सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य ने तमाम जानकारियों के लिए। तो ज्ञानवापी के बाद अब भोजशाला में भी वैज्ञानिक सर्वे की जो मांग की जा रही थी उसका अनुमति मिल चुकी है और अब जब वैज्ञानिक सर्वे होगा तब तथ्य सामने आएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जी हाँ, बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे बढ़ते जा रहे हैं, सुरक्षा परिषद में सुधार भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। We can no longer hide behind the smokescreen of the intergovernmental negotiations by delivering entrenched national positions in a process which has no time frame and no text. We should embark upon the only established process in the United Nations, which is by engaging in negotiations based on text and not through speaking at each other or past each other, as we have done for the past 3 decades. As the threats to international peace and security evolve, Mr. President, so must this Council. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने मॉरिशस के दौरे के दौरान आज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। मॉरिशस की अपनी राजकीय यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन के साथ स्टेट हाउस में द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने आयुर्वेद उद्यान का दौरा किया और मॉरिशस के राष्ट्रपति को रुपे कार्ड भेंट किया, जिसे हाल ही में मॉरिशस में लॉन्च किया गया है। अपने मॉरिशस दौरे के दौरान उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ के साथ भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ के साथ मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक और गहरी साझेदारी को और गति प्रदान करने के तरीकों पर बात की। पिछले कुछ हफ्ते में हमारे 2 प्रधानमंत्रियों ने भारत और मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड प्रणाली शुरू की और उन्होंने ओगालेगा में 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एक नई एयरस्ट्रिप और एक जेटी का भी उद्घाटन किया। और आइए अब देखते हैं देश भर से कुछ और बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आज इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपनी है। ऐसा नहीं करने पर अवमानना का केस होगा दर्ज। आज सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल के उन 6 विधायकों की याचिका पर सुनवाई होगी जिन्हें पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर स्पीकर ने अयोग्य करार दिया था। उधर हिमाचल सरकार ने भी कैविएट दाखिल की है।
आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना मिलकर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी विधानसभा की 10 सीटों और लोकसभा की 6 सीट पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं जनसेना 21 विधानसभा सीट और 2 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। 144 विधानसभा और 17 लोकसभा सीटों पर टीडीपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की दूसरी सूची को अंतिम रूप देने के लिए कल रात बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट 1 या 2 दिन में जारी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी भी जल्दी ही अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी। सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और राजस्थान से अशोक गहलोत जैसे दिग्गज चुनाव नहीं लड़ेंगे। इजरायल के तेल अवीव में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है। दोनों पक्षों ने बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता के मुद्दों पर भी चर्चा की। देश भर में आज से पवित्र रमजान की शुरुआत हो गई है। सहरी खाने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज पहला रोजा रखा है। शाम को इफ्तार के साथ रोजे का अंत होगा। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। So Seguro the automobile, the policy बाजार व अहेरो मच दिनेरो। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा स्पेनिश में समझा दूं। आदियोस अमीगोस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और चलिए अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं डीडी न्यूज के न्यूज रूम, जहां हमारी सहयोगी संध्या शर्मा मौजूद है। संध्या, सुप्रभात। क्या है आज विभिन्न अखबारों की मुख्य सुर्खियां? की सुर्खियों की शुरुआत करें नारी उत्थान नारी शक्ति से जुड़े हुए उस अध्याय की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा जो तीसरा कार्यकाल होगा वो इसी पर केंद्रित होगा। खासतौर पर नारी शक्ति के उत्थान को लेकर के नया अध्याय लिखा जाएगा। इस खबर को आज प्रमुखता के साथ लिया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री कल सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बात कही। इसके अलावा आज सभी अखबारों के पहले पेज पर है चुनाव से पहले जो नागरिकता कानून लागू किया गया, यानी कि सीए लागू किया गया है, वो आज सभी अखबारों में पहले पेज पर है। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और 3 देशों के अल्पसंख्यकों को इससे लाभ मिलेगा और भारत की नागरिकता मिलेगी। तमाम तथ्यों के साथ ये खबर आज प्रकाशित की गई है। इसके अलावा जनसत्ता अखबार ने सीएए के अलावा पहले ही पेज पर 3 खबरें ली हैं, जिसमें बताया है कि एक तो चुनावी बॉन्ड के ब्यौरे आज नहीं दिए तो इसे अवमानना का मामला माना जाएगा। आपको बता दें कि एसबीआई की याचिका खारिज कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि 26 दिनों में आपने क्या किया। तो एक तो ये खबर है। अगली खबर आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जानी है और इसको लेकर के 14 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की बैठक होनी है, ये खबर बताई गई है। इसके अलावा अग्नि 5 मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया है और परमाणु युद्धागृह से एक साथ कई लक्ष्य भेद संभव हो सके हैं, इस खबर को आज पहले पेज पर लिया गया है। इसके अलावा सत्ता संग्राम के पेज पर हिंदुस्तान अखबार ने आज तमाम आंकड़ों के साथ बताया है कि किस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव में तमाम दलों की रणनीति किस तरह से होगी और किसे क्या कुछ लाभ होगा और किसे क्या कुछ नुकसान मिलने वाला है। बताया कि भाजपा का जो गठबंधन वाले राज्यों में उम्मीदवारों के नामों पर जो मंथन है वो कल दूसरी बैठक में किया गया। जल्द ही सूची भी आने वाली है दूसरी भारतीय जनता पार्टी की और वहीं कांग्रेस के सामने वोट बैंक बढ़ाने की चुनौती भी है। तो इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ लिया है। और चलते चलते आपको बता
दें कि अब मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला सरस्वती मंदिर का भी सर्वेक्षण किया जाना है और ये 6 सप्ताह में रिपोर्ट पेश की जानी है, ये बताया गया है। और ज्ञान वापी की तर्ज पर ही यहाँ का सर्वेक्षण किया जाएगा। और हाईकोर्ट का ये जो बड़ा फैसला है, इस खबर को आज दैनिक जागरण अखबार ने अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया है। बहुत धन्यवाद संध्या, हमारे दर्शकों तक ये तमाम सुर्खियां अखबारों की पहुंचाने के लिए। आइए नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। रिजर्व बैंक की लोकपाल योजनाओं के तहत दर्ज शिकायतों की संख्या वित्त वर्ष 2022-23 में 68% से अधिक बढ़कर 7.03 लाख हुई। आयकर विभाग ने कहा है कि विभाग ने एक रिपोर्टिंग संस्था की तरफ से मुहैया कराए गए वित्तीय लेन देन के विवरण से प्रतिभूति बाजार के आंकड़ों में कुछ विसंगतियां पकड़ी हैं। भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बना हुआ है और 2014-18 के और 2019-23 के बीच इसके आयात में 4.7% की वृद्धि हुई है। और अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक्स में। पैराशूटिंग विश्व कप में निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल ने P4 मिक्स्ड 50 मीटर फ्री पिस्टल SH1 इवेंट में रजत पदक पर निशाना साधा है। वहीं निहाल सिंह ने कांस्य पदक जीता है, तो वहीं मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस ने P6 मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में रजत पदक जीता है। रुद्रांश खंडेलवाल और शक्ति शर्मा ने कांस्य पदक हासिल किया है। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भारत ने इस टूर्नामेंट में 5 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। महिला वर्ग में चंचल चौधरी, निकिता चंद, पार्थवी ग्रेवाल और आकांक्षा ने स्वर्ण पदक जीता, तो वहीं पुरुष वर्ग में ब्रजेश टामटा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल ने सिंगापुर स्मैश में शुरुआती बाधा पार कर ली है। शरत कमल ने चिली के निकोलस बर्गोस को 11-5, 11-4, 11-6 के अंतर से हराया है। वहीं सिंगापुर स्मैश के महिला वर्ग में भारत की श्रीजा अकुला को हार का सामना करना पड़ा। अकुला को चीन की वांग मान्यू ने 2-3 के अंतर से हराया। अब खबरें फिल्म और ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। मुंबई में आयोजित 22वें जी सिने अवार्ड्स के दौरान अभिनेता शाहरुख खान को फिल्म जवान और पठान में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सारा अली खान स्टारर फिल्म ए वतन मेरे वतन के निर्माताओं ने फिल्म से इमरान हाशमी का पहला लुक जारी कर दिया है। फिल्म में इमरान राम मनोहर लोहिया के किरदार में नजर आएंगे। हिंदी सिनेमा के दर्शकों को तनु वेड्स मनु से लेकर रांझना जैसी कई हिट फिल्में देने वाले फिल्मकार आनंद एल रॉय जल्दी ही OTT पर डेब्यू करने जा रहे हैं। अजय देवगन और आर माधवन अभिनीत फिल्म शैतान का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार है। रविवार को फिल्म ने 20 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। अदा शर्मा अभिनीत और सुदीप्त सेन द्वारा निर्देशित फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी को सेंसर बोर्ड से A सर्टिफिकेट दिया गया। नक्सल पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म को 15 मार्च को रिलीज किया जाएगा। कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और तृप्ति डिमरी ने अपनी आगामी फिल्म भूल भुलैया 3 की शूटिंग शुरू की है। कॉमेडी से भरपूर ये फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। एनिमेटेड फिल्म अप्पू का पहला लुक जारी हो गया है। साहस, ज्ञान और शक्ति की बेहतरीन कहानी पर आधारित ये फिल्म 19 अप्रैल से सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। और आइए अब बात कर लेते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हुई।
आज विश्व ग्लूकोमा दिवस है। ग्लूकोमा यानी काला मोतिया। ग्लूकोमा एक गंभीर नेत्र रोग है जिसे दृष्टिहीनता हो सकती है। आइए जानते हैं कि काला मोतिया क्या है और इसकी जल्द पहचान कैसे संभव है। और आपको हम बता रहे हैं कि आज विश्व ग्लूकोमा दिवस है। ग्लूकोमा यानी कि काला मोतिया भर में दृष्टिहीनता का एक बड़ा कारण है। काला मोतिया के विषय में जागरूकता की आवश्यकता है। आज वर्ल्ड ग्लूकोमा डे यूनिफाइंग दी वेरियस कम्युनिटीज में कि सब लोगों को साथ लेके चला जाए और अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि ये बीमारी का डैमेज प्रिवेंटेबल है। तो जनरली 40 साल की उम्र के बाद 1% पॉपुलेशन को 100 में से एक आदमी को काला मोतिया होगा। 60 साल तक 5% को काला मोतिया होगा। 80 साल के बाद 10% को होगा। जैसे उम्र बढ़ती जाती है काला मोतिया का इंसिडेंस बढ़ता जाता है। काला मोतिया में आंख का प्रेशर का दबाव बढ़ने से जो आंख की नस जो दिमाग में सिग्नल करती है वो कमजोर हो जाती है और उसकी रोशनी साइड से कम होती रहती है और धीरे धीरे रोशनी 5 से 10 साल में जा सकती है अगर पेशेंट अपना इलाज ना करे। ग्लूकोमा में रिस्क फैक्टर हैं जो 40 साल से ऊपर हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री, उनके भाई बहन माता पिता को काला मोतिया है, कोई स्टीरॉयड ड्रॉप लेते हैं, कोई चोट लगी हुई है, कोई आंख की सर्जरीज हो चुकी हैं, उनको काला मोतिया होने का शक ज्यादा रहता है। हमारी आंखों में एक प्रकार का तरल भरा होता है जिससे आंखों का आकार बनाए रखने में सहायता मिलती है और लेंस तथा कॉर्निया को पोषण मिलता है। ऐसे लोग जिनके आंखों में तरल पदार्थ ठीक से बाहर नहीं निकल पाता, उनकी आंखों के अंदर दबाव बढ़ जाता है और रक्त वाहिकाएं ऑप्टिक नर्व की तरफ बढ़ने लगती हैं। नर्व कोशिकाओं को क्षति पहुंचाती है जिससे दृष्टिहीनता बढ़ती जाती है। रंग बिरंगे सर्कल्स, हैलोज जो कहते हैं बल्ब के अराउंड आपको वेरियस कलर्स दिखेंगे और दर्द होती है, तो उसको एंगल क्लोजर ग्लूकोमा कहते हैं। तो वही एक ग्लूकोमा है जिसमें लक्षण होंगे और बहुत दर्द होता है, तो उसमें हम लेजर से रास्ता बनाते हैं और दवाइयों से कम करते हैं। 5% पेशेंट जो ग्लूकोमा के हैं उनको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है प्रेशर कम करने के लिए। पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑपरेशन करके बीमारी खत्म हो जाएगी। ये बीमारी एक बार आ जाती है, जिंदगी में रहती है, उम्र के हिसाब से प्रेशर बढ़ता जाता है, तो आपको उम्र के हिसाब से दवाइयां बढ़ाते जाना पड़ेगा। ऑप्टिक नर्व में हुई क्षति को ठीक नहीं किया जा सकता। आमतौर पर काला मोतिया का पता तब तक नहीं चल पाता जब तक व्यक्ति की दृष्टि नहीं चली जाती। आप प्रेशर चेक कराते रहिए, नस देखते रहिए और स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं। जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री है, किसी को चोट लगी हुई है, कोई दवाई ले रहा है, उनका एक फील्ड टेस्ट और नर्व थिकनेस टेस्ट OCT होता है, उससे काला मोतिया जल्दी पकड़ा जा सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मरीज को समझाया जाए कि ये दवाई लगातार जिंदगी भर डालनी है। आजकल उम्र जैसे बढ़ती जा रही है, 70-80 साल, आदमी की स्टेबिलिटी, हाथ की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो बहुत सारे काला मोतिया पेशेंट अपने आप दवाई नहीं डाल पाते, अपनी आंखों में भूल जाते हैं। तो इसके लिए काला मोतिया के इलाज में फैमिली को भी यूनाइट करना जरूरी है। आवश्यक है कि 40 वर्ष की आयु के बाद नियमित रूप से अपनी आंखों की जांच करवाई जाए जिससे काला मोतिया की जल्द पहचान संभव हो सके। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और अब बात मौसम की। उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों में अगले 4 दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना जताई गई है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां काफी अच्छी धूप देखने को मिल रही है, लेकिन दिल्ली में कल बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बात करें अगर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अब बात करते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान की।
तो इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ चलते हैं रमज़ान के इस पाक महीने को पूरी दुनिया में किस तरीके से मनाया जा रहा है वो आप देखिए। तो आज रमज़ान का ये पाक महीना शुरू हो गया है। आप देखिए रमज़ान से जुड़ी ये खूबसूरत झलकियाँ। मुझे, शहला और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे